हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे प्लम्बिंग का नेक्स्ट चैप्टर, ड्रेनेज सिस्टम। पिछले चैप्टर हम देखे थे वाटर सप्लाई, कि भाई जो पानी है उसको पीने लायक बनाने के लिए किस किस प्रोसेस से गुजारे थे। आज हम देखेंगे क्या कि जब पानी हम यूज कर चुके, जैसे पानी पिएंगे, फिर पेशाब करेंगे, जैसे टॉयलेट करेंगे, फिर फ्लशिंग करेंगे, जैसे किचन हो गया, जैसे वॉशरूम हो गया, जैसे बाथरूम हो गया, जैसे फर्श की सफाई करेंगे, कपड़े की धुलाई करेंगे। ये सब में से जब वाटर वेस्ट होगा, जो वाटर निकलेगा, उसकी निकासी कैसे करेंगे। तो क्या लिखा है, ड्रेनेज सिस्टम, है ना। उसी को हम क्या कहते हैं, ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। तो हम शुरू करेंगे आज क्या, ड्रेनेज सिस्टम। ध्यान दीजिएगा, ड्रेनेज सिस्टम इस मेरा सोशल मीडिया आईडी है, यहाँ मेरा नंबर दिख रहा होगा। एसएमएस करके कोई भी डाउट आप पूछ सकते हैं, इस पर जा करके आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में दो टॉपिक को कवर करेंगे। एक अवशिष्ट निपटान, यानी कि जो रिफ्यूज होगा उसको रिमूवल कैसे होगा, ठीक है, रिफ्यूज को रिमूवल कैसे करेंगे। और दूसरा हम टॉपिक पढ़ेंगे सीवर के बारे में। किसके बारे में मेरे लाल, सीवर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे भाई, सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिफ्यूज रिमूवल को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम, रिफ्यूज रिमूवल पढ़ेंगे, ठीक है। चलिएगा, उसमें हम पढ़ेंगे नगर की उत्सर्जित दूषणता व अपशिष्ट, ठीक है। कि भाई जो नगर होता है उसमें कौन कौन सा अपशिष्ट आपका मतलब कि उत्पन्न होता है। जैसे कि मान लीजिए कह देंगे कि केले का छिलका, क्या कह देंगे, केले का छिलका, संतरे का छिलका, फिर एक पॉलीथीन भी होगा अलग अलग तरह से। फिर मान लेते हैं एक आप घर में जलाएंगे तो राख मिलेगा, तो वही है नगर में उत्सर्जित दूषणता व अवशिष्ट, ठीक है। हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि नगर में कौन कौन से अवशिष्ट उत्पन्न होते हैं। ध्यान दीजिएगा इसमें, आगे देखते हैं। कह रहा है कि जो ठोस व तरल पदार्थ मानव द्वारा प्रयोग के बाद निखित हो जाते हैं, निखित मतलब जो खराब होता है, प्रयोग के बाद निखित मतलब कि जो वेस्ट हो जाते हैं, ठीक है, और गलने सड़ने पर गंदगी दूषणता उत्पन्न करते हैं, उसे हम वेस्ट मटेरियल यानी अवशिष्ट पदार्थ कहलाते हैं। उसे क्या करते हैं, क्या कहलाते हैं भाई, अवशिष्ट पदार्थ कहलाते हैं। महानगरों से प्रतिदिन बड़ी मात्रा में हजारों टन कचरा व अवशिष्ट पदार्थ निकलते हैं। अवशिष्ट पदार्थों में निम्न सम्मिलित माने जाते हैं। अब अवशिष्ट पदार्थ में क्या क्या सम्मिलित माने जाते हैं समझिएगा। सबसे पहले गार्बेज यानी कचरा, सबसे पहले अवशिष्ट पदार्थ में क्या आएगा, गार्बेज आएगा यानी कचरा। दूसरा आएगा आपका गंदा जल, जिसे गंदा पानी, जिसे हम कहेंगे सलज, जिसे क्या कहेंगे, सलज कहेंगे। देखिएगा, गार्बेज मतलब, देखिए गार्बेज मतलब हो गया सोलिड, गार्बेज मतलब क्या हो गया आपका, सोलिड हो गया, है ना। गार्बेज मतलब क्या हो गया आपका, सोलिड हो गया। जैसे कि अभी हम बताए हैं, जैसे संतरे का छिलका, केले का छिलका, है ना, फिर जो भी हो मतलब सोलिड पदार्थ, उसे हम क्या कहते हैं, गार्बेज कहते हैं। दूसरा है आपका गंदा पानी, जिसे हम कहेंगे सलज। अब एक गंदा पानी समझिएगा। तीसरा है मलक जल या वाहित मल, जिसे हम कहेंगे सीवेज। अब एक गंदा पानी समझिएगा, एक गंदा पानी में जो सलज लिखा है ना, एक गंदा पानी ये बदबू नहीं करेगा, जो सलज है ना वो बदबू नहीं करेगा। जैसे कि आप बताइए, जो किचन से पानी निकलेगा क्या, अरे अब अपने जैसा मत समझिए कि किचन में एक हफ्ते तक पानी जमा रहेगा उसके बाद सफाई करेंगे, वो नहीं। किचन में तो रोज मतलब पानी बह जाएगा, तो क्या किचन का पानी बदबू करता है, नहीं करता है। क्या बाथरूम आप नहाते होंगे तो क्या पानी, बाथरूम का पानी बदबू करेगा, नहीं। तो वैसे फर्श धुलाई, कपड़ा धुलाई, वैसे वाटर जो बदबू नहीं करते हैं उसे हम कहते हैं सलज। उसे क्या कहेंगे, सलज। इसे बस गंदा पानी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, गंदा पानी, लेकिन बदबू नहीं करेगा। अगला समझिएगा, अगला है मलक जल या वाहित मल, जिसे हम कहते हैं सीवेज। इन लोगों का नाम लेंगे, अब बार बार हम नहीं समझाएंगे। सलज बोल दिए तो आपको समझना है कि पानी बदबू नहीं करेगा, हम सीवेज बोल दिए तो आपको समझना है कि पानी बदबू करेगा। तीसरा क्या हो जाएगा आपका, सीवेज हो जाएगा। चौथा है भाई तूफानी वर्षा जल, स्टॉर्म वाटर, समझ रहे हैं। तूफानी वर्षा जल तो बच्चा समझता है भाई, ठीक है। अब समझिएगा, इस यही सब क्या होगा, यही नगर में क्या है, नगर में उत्सर्जित अवशिष्ट है। कचरे में कचरा कहाँ गया, कचरा गार्बेज, है ना। कह रहे कि कचरे में सब्जियों के छिलके, हम बोले थे ना, सड़े गए फल, चिथरे, कागज, प्लास्टिक की थैलियां, राखी, पेड़ों की पत्तियां, घास फूस, शरीर के बाल, मृदा कण, बालू,
कांच या क्राकरी से के टूटे टुकड़े इत्यादि सम्मिलित होते हैं। इसमें देखेंगे सारा का सारा सॉलिड ही है, सारा क्या है भाई, सॉलिड है। आगे पढ़ते हैं। रसोई घर, स्नान कक्ष, धावन पात्रों, है ना, रसोई घर किचन से, स्नान घर बाथरूम से। अरे आप इंजीनियर हैं लेकिन एक एक हफ्ता बाद तो नहाते ही होंगे, है ना, ठीक है। स्नान घर, धावन पात्रों वाश बेसिन में, जहाँ वॉशरूम आप जाते होंगे तो आकर के हाथ धुलते होंगे, वाश बेसिन, वो धावन पात्र हो गया। फर्श धुलाई से निकला हुआ बेकार पानी गंदा जल यानी सुलेज कहलाता है। सलज उसे कहते हैं, हिंदी सुलेज लिखते हैं लेकिन सलज कहते हैं, कहलाता है। यह पानी सामान्यतः दूषित नहीं होता। इस पानी में मनुष्य और पशुओं का मल मूत्र सम्मिलित नहीं होना चाहिए। जो सलज है, सलज को सुलेज लिखा है, कोई बात नहीं। सलज की मात्रा नगर में जल आपूर्ति की दर पर निर्भर करती है। सलज कितना निकलेगा ये डिपेंड करेगा कि पानी कितना दिया जा रहा है, ठीक है ना। भाई ज्यादा पानी दिया जाएगा तो एक दिन में आप 2 बार नहाएंगे, कम पानी दिया जाएगा तो 2 दिन में आप 1 बार नहाएंगे। तो इसी पर डिपेंड करेगा कितना पानी दिया जा सकता है। सलेज को खुली नालियों द्वारा नगर से बाहर ले जाकर खेती बाड़ी के काम में लिया जा सकता है। चूंकि जो सलज होता है वो बदबू तो करेगा नहीं, तो खुली नालियों द्वारा इसको हम जाकर खेतों में बहा सकते हैं, ठीक है। उसमें मतलब फायदा करेगा, खेतों के लिए फायदा करेगा, ठीक है। अथवा किसी नजदीकी प्राकृतिक खाई अथवा किसी, ठीक है, माइक वगैरह हम डर गए, माइक सही है, अथवा किसी प्राकृतिक खाई नाले या नदी में छोड़ दिया जाता है। हाँ, देखेंगे हर गांव में, जो बच्चे गांव से होंगे, वो गांव में एक तालाब रहता है और पूरे गांव का पानी उस तालाब में जाकर गिरता है, और नेचुरल है, ठीक है। नेचुरल खाई या नाले में क्या करते हैं, छोड़ देता है, क्योंकि बदबू करेगा ही नहीं ना, उस बदबू नहीं है, उसमें मल मूत्र नहीं मिला हुआ है। सलज में क्योंकि किसी भी आपत्तिजनक पदार्थ की दुर्गंध नहीं होती है, अतः इसके विशेष उपचार की आवश्यकता नहीं रहती है। समझ रहे हैं ना भाई, सलज बदबू करेगा नहीं तो इसको किसी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, जैसे निकल रहा है वैसे आप फेंक दीजिए। लेकिन जो बदबू करेगा उसको तो खुले में आप छोड़ नहीं सकते, ठीक है, आवश्यकता नहीं पड़ती। इसे ट्रेप द्वारा नगर सीवर में भी डाल दिया जाता है, ठीक है, इसे सीवर में भी डाल सकते हैं। अब सीवर में है ना, सीवर आप समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे तो आगे हम पढ़ेंगे। वर्षा जल जो तूफानी पानी कहलाता है, वर्षा जल चूंकि दूषित नहीं होता, वर्षा जल भी दूषित नहीं होता, इसे भी सलज की भांति नगर से बाहर ले जाकर निपटान किया जा सकता है। इसे अवभूमि में भी रिसने दिया जाता है। अवभूमि में रिसेगा तो और अच्छी बात है। अभी पिछले क्लास में हम देखे ही थे रेन वाटर हार्वेस्टिंग, हम तो खुद चाहते हैं कि वर्षा का पानी जमीन में घुस जाए। अगला देखिएगा, अगला फ्लश लैट्रिन, जिसे हम शौचालय कहते हैं, आजकल इज्जत घर कहते हैं, ठीक है। तो फ्लश लैट्रिन पेशाब घर, अस्पतालों, घुड़सालों मतलब जहाँ घोड़े रहते हैं, है ना, और ठीक है, पशु बाड़ों तथा कसाई बाड़ों से बाहर निकला द्रव जिसमें मनुष्यों तथा पशुओं का मल मूत्र भी सम्मिलित रहता है, वाहित मल यानी सीवेज कहलाता है। ये चीज हम बता चुके हैं आपको, ये बदबू करेगा। कल कारखानों, मिलों, चमड़ा उद्योग से निकला दूषित द्रव जिसे औद्योगिक सीवेज अथवा ट्रेड इफ्लुएंट यानी व्यापारिक निस्राव कहते हैं, को भी सीवेज की श्रेणी में लिया जाता है ना। समझिए इतना, कल कारखानों, मिलों, चमड़ा उद्योग से यानी इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होगा उसको भी हम सीवेज के कैटेगरी में शामिल करेंगे। उसको हम खुले में नहीं बहा सकते, उसको पैक में ही लेकर बहाएंगे, और इसका नदी में या नहर में कहीं भी छोड़ने से पहले इसका ट्रीटमेंट करना होगा। हम करेंगे ट्रीटमेंट, डोंट वरी, श्रेणी में लिया जाता है, ठीक है। वाहित मल बहुत शीघ्र सड़ने लगता है। वाहित मल मतलब समझ रहे हैं, सीवेज की बात कर रहा है ना। सीवेज जो होता है बहुत शीघ्र सड़ने लगता है, जिससे इसमें दुर्गंध आने लगती है और अनेक दूषित गैसें बाहर आने लगती है। अतः सीवेज का शीघ्र, है ना, ये क्या है भाई, शीघ्र है, ध्यान दीजिएगा, सीवेज का क्या है, ये शीघ्र है। अतः सीवेज का शीघ्र निपटान उपचार करना आवश्यक हो जाता है। वाहित मल का मतलब सीवेज का आंशिक या पूर्ण उपचार करके इसे खेती बाड़ी में इस्तेमाल किया जाता है अथवा निकटवर्ती किसी नदी नाले में डाल दिया जाता है। लेकिन सीवेज को जब भी कहीं हम यूज में लेंगे या उसको फेंकेंगे
तो उसका ट्रीटमेंट जरूर करेंगे, क्योंकि उसमें हानिकारक गैसें होती हैं। गैस तो मान लीजिए कि उड़ जाएगा, लेकिन उसमें हानिकारक पदार्थ होते हैं ना, सड़ने गलने से उसमें हानिकारक पदार्थ उपस्थित हो जाते हैं। तो सीवेज को क्या करेंगे हम, वैसे कभी नहीं फेंकेंगे, उसका ट्रीटमेंट करेंगे। क्योंकि वैसे यदि सीवेज को आप नदी में ऐसे ही फेंक देंगे, मान लीजिए जो शहरों से सीवेज निकला उसको नदी में ऐसे फेंक देंगे तो उसमें जहरीले पदार्थ होते हैं, तो जो नदी नहर के जो जलीय जंतु है ना वो फड़फड़ा करके मर जाएंगे। ठीक है, या खेती बाड़ी के यूज में ले रहे हैं तो उसका हम ट्रीटमेंट करके हानिकारक पदार्थों को निकाल कर ही हम उसका क्या करेंगे भाई, ट्रीटमेंट करेंगे। चलिए अगला है आपका, अगला है अवशिष्ट पदार्थों की सफाई की दो प्रणालियां, है ना भाई। अब हम देखें, अभी हम क्या देखेंगे, जो नगर है उसमें कौन कौन से अवशिष्ट होते हैं हम देखें। सबसे पहले क्या देखें भाई, सबसे पहले कचरा देखें, गार्बेज। सॉलिड दो मटेरियल होते हैं, अब वो सॉलिड मटेरियल सड़ने वाला हो या बिना सड़ने वाला हो उसे हम कहेंगे कचरा, गार्बेज। उसके बाद देखें सलज, सलज देखें जो कि बदबू नहीं करेगा, है ना, और वेस्ट वाटर है। फिर एक और वेस्ट वाटर देख रहे हैं जिसे कहें सीवेज, जो कि बदबू करेगा। जो सलज है ना उसको, जो सलज है उसके बाद स्टॉर्म वाटर भी, वर्षा का जल भी देखें। जो सलज है वो बदबू नहीं करेगा, इसे खुली नालियों द्वारा बहा सकते हैं। सीवेज चूंकि बदबू करता है तो बंद नालियों यानी सीवर या पाइप के थ्रू लेकर जाते हैं, खुला इसको छोड़ ही नहीं सकते। अब वही हम देखेंगे कि जो अवशिष्ट पदार्थ निकला है ना उसकी सफाई, मतलब उसकी सफाई मेथड क्या क्या है। जो अवशिष्ट पदार्थ निकला है उसके सफाई के मेथड क्या क्या है, ठीक है, प्रणालियां देखेंगे। तो कितने प्रणाली है भाई, दो प्रणाली, एक है आपका ड्राई सिस्टम और दूसरा है आपका वाटर कैरिंग सिस्टम। ठीक है, क्या है, एक है ड्राई सिस्टम और दूसरा क्या है, वाटर कैरिंग सिस्टम। फिर हम कई बार इस बात को बता चुके हैं और आज भी बता रहे हैं कि जो चैप्टर है, पिछला चैप्टर और ये चैप्टर, ये डायरेक्ट लिया गया है, कहाँ से लिया गया है भाई, वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग से। तो वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग में इन दोनों चैप्टर को, वाटर सप्लाई और ड्रेनेज सिस्टम को बहुत डिटेल में बताया गया है, लेकिन इसमें प्लम्बिंग में क्या किया गया उसमें से थोड़ा थोड़ा निचोड़ लिया गया। ठीक है, तो ये ऊपर ऊपर दिया गया है, तो ऊपर ऊपर दिया गया है, तो डिटेल ज्यादा अंदर घुसने की जरूरत नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो कितने सिस्टम है भाई, शुष्क पद्धति और जल वहन पद्धति, ध्यान दीजिएगा। अब जैसे कि अब वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग में अब शुष्क पद्धति क्या करता है, हेडिंग डालता, उसके बाद इसमें कुछ लिखता, इसमें क्या, उसके बाद जल वहन पद्धति हेडिंग डालता, फिर इसमें कुछ लिखता। लेकिन इसमें ऊपर ऊपर देने का मतलब इतने में दोनों दे दिया है, काम खत्म कर दिया बिना हेडिंग का। ठीक है ना। शुष्क पद्धति में सूखा कचरा तथा मानव मल को अलग अलग रखते, अलग अलग संग्रह करते हुए इसका निपटान किया जाता है। ठीक है, यानी जो सूखा कचरा रहेगा, सूखा कचरा रहेगा और क्या रहेगा भाई, मानव का मल जो रहेगा इसे अलग अलग स्टोर करके और फिर इसका डिस्पोजल करेंगे। सूखा कूड़ा नगर से बाहर ले जाकर ढेर कर दिया जाता है भाई। अब जो सूखा कूड़ा है, अब देखते होंगे ना गांव का शहरों में आता है, एक आता है छोटा सा गाड़ी लेकर, कहता है गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, तो वो क्या लाता है, वो सूखा कूड़ा इकट्ठा करता है। क्या करेगा, सूखा कूड़ा इकट्ठा करता है। गाना सुनते ही जितने भी कॉलोनी के लोग रहते हैं नीचे उतरते हैं, उसमें कूड़ा क्या करते हैं, डाल देते हैं, या घर के बाहर कूड़ा रख देते हैं, कूड़ा वाला उसको डाल देता है। ठीक है, तो सूखा कूड़ा नगर से बाहर ले जाकर, फिर कूड़े को ले जाकर के कहा करते हैं नगर के बाहर उसको रख देते हैं। ठीक है, मल आदि को बाहर ले जाकर गड्ढों में दबा दिया जाता है, तथा जो मल रहेगा, टॉयलेट रहेगा, उसको अलग से ले जाकर के गड्ढों में दबाएंगे। अब इसमें दिक्कत क्या पड़ता है ना, उसको क्या करते हैं, बाहर ले जाकर के गड्ढों में दबा दिया जाता है। अब मल मूत्र निपटान की यह पद्धति बड़ी कष्टदायक है। क्यों कष्टदायक है भाई, क्योंकि अमानवीय तथा घृणित है, क्योंकि निपटान का कार्य हाथों से किया जाता है, और जब लेकर जाएंगे ना, पूरा कचरा लेके जाएंगे या मल लेके जाएंगे तो बदबू करता है, तो रास्ते भर नाक ऐसे कर करके लग जाना पड़ता है। ठीक है, तो दोनों को दोनों क्या है, कष्टदायक है, क्योंकि तो हाथ से काम करना पड़ता है और ऊपर से क्या करना पड़ता है भाई, ऊपर से भाई महकता भी जाता है। ठीक है, चलिए अब हम क्या देखें, हाँ अब जल वहन पद्धति समझ लेते हैं। जल वहन पद्धति में नगर का सूखा कचरा तथा गीला कचरा दोनों को अलग अलग रखकर इनका निपटान किया जाता है ना। इसको भी अलग अलग निपटान करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे इसको समझिएगा, इसको भी अलग अलग करेंगे, लेकिन ड्राई नहीं रहेगा, इसको क्या करेंगे समझिएगा। मानव मल को फ्लश शौचागार से भूमि नाली द्वारा नगर से बाहर ले जाया जाता है। पिछला जो ड्राई मेथड था उसमें सब सूखा सूखा था,
मल को भी इकट्ठा करके ले जाकर बाहर दबा रहे थे और सूखा कचरा तो इकट्ठा करके दबा रहे थे, लेकिन इसमें मल को इकट्ठा ले जा करके बाहर नहीं दबाना। मल क्या करेंगे, टॉयलेट करते होंगे, ऐसा करते होंगे ना, ऐसा टॉयलेट इस पर बैठ करके खड़ा होकर के, तो क्या होगा, इसे दबाना, इसको क्या करेंगे, फ्लश करिए, फ्लश कर देंगे। फ्लश करेंगे तो पानी क्या करेगा, ये पानी को इसमें मतलब पानी गिरेगा और बहा करके टॉयलेट को लेकर चला जाएगा पाइप के थ्रू, और वो पाइप के थ्रू जो लेकर जाएगा और फिर वो धीरे धीरे कहाँ जाकर मिल जाएगा, सीवेज में मिल जाएगा, सीवर में चला जाएगा। कर्म मानव को फ्लश और तगार से भूमिगत नाली द्वारा नगर से बाहर ले जाया जाता है। ठीक है, भूमिगत नाली मतलब सीवर की ही बात कर रहा है। और इसका वैज्ञानिक पद्धति से उपचार किया जाता है। फिर उपचार मतलब क्या है, अब उसको क्या, इसमें से जो सीवेज गया है उसको बुखार हो गया है, नहीं, मतलब जो सीवर में जाता है उसे हम सीवेज कहते हैं। तो उपचार मतलब फिर हानिकारक तत्वों को उसमें से निकाल देते हैं कि जहां हम फेंकेंगे वहां के जीव जंतुओं को नुकसान न करे। उपचार क्या होता है, इस कार्य के लिए सीवेज उपचार प्लांट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तथा सलज निपटान प्लांट, सलज डिस्पोजल प्लांट स्थापित किए जाते हैं। समझ रहे हैं ना, समझ रहे होंगे। अब क्या है भाई, सीवरेज सिस्टम। ठीक है, अब क्या है सीवरेज सिस्टम, देखिए 2-3 शब्द मिलेगा। सबसे पहले मिलेगा आपको सीवर, सीवेज मिलेगा। स्पेलिंग देखिएगा, स्पेलिंग का हम गारंटी नहीं लेते क्योंकि मेरा इंग्लिश में डिक्टेंशन नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सीवेज पढ़ेंगे। अब सीवेज आप समझ रहे हैं भाई क्या निकला है, घरों से वेस्ट वाटर निकला है जो कि बदबू करेगा, तो ठीक है। उसके बाद आता है आपका सीवर, उसके बाद सीवर हम बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद क्या आता है भाई, सीवर आता है। अब सीवर क्या होता है कि जो सीवेज को लेकर जाता है उसे कहते हैं सीवर, जो सीवेज को लेकर जाता है उसे कहते हैं सीवर। अगला क्या आता है भाई, सीवरेज सिस्टम आता है। क्या आता है भाई, सीवरेज सिस्टम। और सीवरेज सिस्टम क्या होता है भाई, सीवर को पूरा एक सिस्टम बना रहता है जिसमें मैन होल रहेगा, इंस्पेक्शन चेंबर रहेगा, जिसमें वेंटिलेट, मतलब सारा सिस्टम भाई। सीवेज को जिस सिस्टम से लेकर जाएंगे उसे कहते हैं हम लोग सीवरेज सिस्टम। जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, हाँ, जैसे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए सीवेज निपटान प्रणाली है ना, इस बार कर रहा है सीवरेज निपटान प्रणाली या सीवरेज प्रणाली में सीवेज को घरों से इतना है ना, भूमिगत एम्मा है, सीवरेज को घरों से भूमिगत नालियों द्वारा नगर के बाहर ले जाया जाता है। घरों के अंदर फ्लश लैट्रिन बनाई जाती है। लैट्रिन में मल को काफी पानी 10 से 15 लीटर डालकर सीवर नाली में बहा दिया जाता है, सीवरेज प्रणाली में। ठीक है, समझिएगा। फ्लश लैट्रिन से सीवेज प्रवाहित होता हुआ घरों से बाहर आकर नगर पालिका के सीवर लाइन में जा पड़ता है और इनमें बहता हुआ नगर से बाहर चला जाता है। नगर पालिका सड़कों तथा गलियों के साथ साथ भूमि से कुछ नीचे उचित व्यास के पाइप बिछाई जाती है, जिनको जलीय सिद्धांतों के अनुसार आवश्यक अनुलंब ढाल दी जाती है। यह पाइप खंड सीवर कहलाते हैं तथा इस संपूर्ण व्यवस्था को सीवरेज सिस्टम कहते हैं। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, समझिएगा। अब सीवरेज सिस्टम में क्या कर रहा है भाई, सीवेज निपटान प्रणाली या सीवरेज प्रणाली में सीवर को घरों से भूमिगत नालियों द्वारा बाहर ले जाया जाता है। सीवेज को तो हमेशा मतलब कि नाली मतलब क्या कहा, भूमिगत नाली, हमेशा जमीन में दबी हुई नालियों के थ्रू लेके जाएंगे, नहीं तो महकने लगेगा। नालियों मतलब पाइप के थ्रू लेके जाएंगे। घरों के अंदर फ्लश लैट्रिन बनाई जाती है। इसके लिए भाई नाली कब आएगा, जब फ्लश लैट्रिन बनाएंगे और लैट्रिन में क्या करेंगे, पानी डालेंगे टॉयलेट करने के बाद, यह पानी क्या होगा, सीवर नाली में बहा दिया जाता है। अब समझिएगा, फ्लश लैट्रिन से सीवरेज प्रवाहित होता हुआ घरों से बाहर आता है। सबसे पहले सीवेज आपके घर से बाहर आएगा, आकर जो नगर पालिका की सीवर लाइन है ना, आपके जो गली में सीवर लाइन में जा पड़ता है, वो सीवेज गली के सीवर लाइन में जाके गिरेगा और इनमें बहता हुआ नगर से बाहर चला जाता है, बहता हुआ नगर से बाहर चला जाता है। समझिएगा, नगर पालिका सड़कों तथा गलियों के साथ साथ भूमि के कुछ नीचे उचित व्यास के पाइप बिछाती है। अब नगर पालिका जहां जहां रोड है या फिर गली है उसके नीचे पाइप बिछाता है, जो हम सीवर कहते हैं ना, पाइप बिछाती है, जिनको जलीय सिद्धांतों के अनुसार आवश्यक अनुलंब ढाल दी जाती है। हम बताया था सीवर में जो पानी होता है वो अनुलंब ढाल ग्रेविटेशनल इफेक्ट के कारण बढ़ता है, अनुलंब ढाल दी जाती है। यह पाइप खंड कहलाते हैं क्या भाई, सीवर कहलाते हैं तथा इस संपूर्ण व्यवस्था को सीवरेज सिस्टम कहते हैं। ठीक है, आगे समझते हैं भाई। अब पूरा देखिए सीवरेज सिस्टम में सारा कुछ पढ़ना है
है ना। देखिए क्या पढ़ना भाई, मैन होल पढ़ना है आपको, मैन होल वेस्ट वाटर एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम पढ़ाए थे। प्रवाह के निरीक्षण तथा अनुरक्षण के लिए सीवर लाइन पर उचित दूरी पर परिवेश छिद्र। अब भाई जैसे देखिएगा, अब जैसे कि हम कहते हैं पाइप बना दिए, ये पाइप है, अब बहुत लंबा पाइप बना दिए। अब भाई पाइप कहीं जाम ना हो जाए तो फिर चेक कैसे करेंगे, तो बीच बीच में क्या करते हैं, बीच बीच में देखिए क्या बनाते हैं, मैन होल बना देंगे कुछ दूरी पर। या फिर जब डायरेक्शन चेंज होगा, जहाँ डायरेक्शन मान लेते हैं डायरेक्शन यहाँ चेंज होने वाला, तो डायरेक्शन चेंज पर भी क्या बनाता है, मैन होल। मैन होल ऐसा ही रहता है, ऊपर से देखेंगे ढक्कन लगा रहेगा और अंदर इतना जगह होता है। मैन होल इसलिए कहते हैं क्योंकि आदमी इधर से घुसता है, इधर से घुसेगा और यही खड़ा होकर के क्या करेगा, वो अपना काम निपटाएगा। ठीक है, इसलिए आदमी को घुसने के लिए बनाया जाता है होल, जिसे कहते हैं हम लोग मैन होल। ठीक है, कि भाई उसकी सफाई करना है, भाई पाइप की क्या करना पड़ेगा, सीवर की सफाई भी तो करना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी है एक बार बना दिए तो कभी जाम नहीं होगा या फिर उसके रिपेयरिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, पड़ती है। ठीक है, करेंगे प्रवाह में निरीक्षण तथा अनुरक्षण के लिए, निरीक्षण मतलब देखभाल करना, अनुरक्षण मतलब रिपेयरिंग करना के लिए सीवर लाइन पर उचित दूरी पर प्रवेश छिद्र जब मानुष मोखा छोड़े जाते हैं, जिनके ऊपर ढलवा लोहे अथवा कंक्रीट का भारी ढक्कन लगा रहता है। ढक्कन उठाकर प्रवेश छिद्रों से नीचे सीवर की तली तक पहुंचा जा सकता है और प्रवाह में आई रुकावट दूर की जा सकती है। ठीक है, सड़कों तथा अन्य स्थानों से वर्षा व अन्य जल को सीवर लाइन में डालने के लिए सड़क के किनारे फुटपाथ से सटाकर उचित दूरी पर स्ट्रीट होल बनाया जाता है, स्ट्रीट इनलेट बनाए जाते हैं। हाँ ठीक है, तो क्या बनाते हैं भाई, है ना। जैसे कि ये मान लेते हैं ये फुटपाथ हो गया, भाई ये क्या है, ये रोड है, ये क्या है, यहाँ से यहाँ क्या है, रोड, ROAD, ये क्या है, रोड, ये क्या है, फुटपाथ, ये क्या है, फुटपाथ। अब देखिए इसमें क्या बना रहेगा, होल बना रहेगा। देखिए इसी में होल बना देंगे, ये क्या हो जाएगा, अब इसी से थ्रू क्या हो जाएगा, ये पानी अंदर आ जाएगा, यहाँ नाली रहेगा, इसी में क्या गिरा देंगे हम, सीवर है, इसी में क्या करेंगे, पानी को गिरा देंगे। इसे ही कहेंगे स्ट्रीट होल, स्ट्रीट इनलेट बनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। करा सीवर में वाहित मल के गलने सड़ने तथा विघटन पर कई प्रकार की दूषित गैसें जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन इत्यादि पैदा होती हैं। एक गैसें विषैली हानिकारक होती हैं। इन गैसों को सीवर से बाहर निकालने के लिए सीवर लाइन पर उचित दूरी पर वेंटिलेशन शाफ्ट स्थापित किए जाते हैं। शाफ्ट से होती हुई एक गैसें वायुमंडल में चली जाती हैं, है ना। तो भाई अब देखिए सीवेज मतलब पूरा कचरा जा रहा है पानी के थ्रू, अब ये सड़ेगा गलेगा, जिससे बहुत सारी गैसें निकलेंगी। अब गैसें बाहर नहीं निकालेंगे तो विस्फोट कर जाएगी और क्या होगा कि जब गैसें बाहर नहीं निकलेगी तो यदि मैनहोल खोल करके जब कोई आदमी घुसेगा ना तो जहरीली गैसें मौत हो जाएगी। और बहुत मौत ऐसे होती हैं, क्या करते हैं सब लेबर मैनहोल को खोलते हैं और घुस जाते हैं सब, और उसमें जहरीली गैसों का वेंटिलेशन अच्छे से नहीं हुआ है, निपट जाते हैं सब। तो मैनहोल जब भी खोलना चाहिए तो उसका एक नियम है जो कि इसमें नहीं बताया गया है। मैनहोल जब भी खोलना चाहिए तो देखिएगा, जैसे कि मैनहोल है, 1 मैनहोल, 2 मैनहोल, 3 मैनहोल, 4 मैनहोल। मान लिया कि इस मैनहोल को ओपन करना, तो इस मैनहोल को ओपन करने से पहले इसको ओपन कर दीजिए भाई, पहले इसको ओपन कर दीजिए ताकि गैसें इसके रास्ते निकल जाए। तो जिस मैनहोल को ओपन करके घुसना है अंदर, उससे अगल बगल की दोनों मैनहोल को खुला करके छोड़ देते हैं ताकि इसमें जो गैसें है ना वो बाहर निकल जाए। मान लेते हैं वेंटिलेशन शाफ्ट है, वेंटिलेशन शाफ्ट के थ्रू कुछ गैसें नहीं निकल पाई किन्हीं रीजन से, तो इन दोनों गैसों को खोलकर कुछ देर के लिए छोड़ दिया था कि गैसें बाहर निकल जाए। उसके बाद इसमें हम घुसते हैं। ठीक है, उसके बाद घुसा जाता है। तो इसलिए क्या लगाते हैं भाई, वेंटिलेशन शाफ्ट लगाते हैं। शाफ्ट से देखिए होते हुए वायुमंडल में चली जाएंगी गैसें। आगे देखते हैं, ये सब सीवरेज सिस्टम के ही पार्ट है। अनुलंब ढाल देने के कारण, अब अनुलंब ढाल हमेशा बनाते हुए जाते हैं। ठीक है, अनुलंब ढाल देने के कारण सीवर लाइन जब भूमि के भीतर बहुत गहरी चली जाती है अथवा भौम जल बाधा डालने लगता है, तब सीवर को पंपन करके पुनः ऊपर भूमि तल तक उठा दिया जाता है और सीवर लाइन पुनः अपनी सामान्य ढाल पर आगे बढ़ जाती है। जैसे समझिएगा हम कह दे रहे हैं ये क्या है, जमीन है। अरे ये क्या है भाई, ये जमीन है। जमीन दिख रहा है आपको, ये क्या है आपका, जमीन नहीं दिख रहा है आपका, नहीं भाई सबका जमीन है, नहीं तो कहीं ना लगेगा मेरा जमीनिया दीजिए। ये देखिए ये क्या हो गया भाई, आपका जमीन है। ये क्या हो गया आपका जमीन तो ऐसा रहता है ना, ऐसे जमीन रहता है। अब देखिएगा सीवर क्या है भाई, सीवर इधर से आ रहा है,
अब सीवर तो हमेशा एक ढाल पे बिछाएंगे। अब सीवर ढाल पे बिछाएंगे तो कहाँ घुस जाएगा जमीन में। अरे भाई शहर से बाहर निकालने के लिए बहुत लंबी लंबी लंबाई का होता है ना, क्योंकि चूंकि इसको हमेशा ढाल पे ही देना है तो घुसता हुआ चला जाएगा। तब क्या होता है जब हमको पता चलता है कि ज्यादा अंदर चला गया, सीवर लाइन जब भूमि के भीतर बहुत गहरी चली जाती है, तब क्या करते हैं, यहाँ एक हम प्लांट लगाते हैं। यहाँ क्या लगाते हैं हम प्लांट नहीं, एक मशीन लगाते हैं, जिससे में क्या करेंगे, जो सीवर आया रहेगा इसे पंप करके इसको फिर ऊपर उठा देंगे। इसको पंप करके क्या करेंगे भाई, यहाँ से पंप करके कहाँ उठा दिए, ऊपर उठा दिए। और जैसे ही ऊपर उठाए फिर यहाँ से क्या करेंगे, हम अपना लेवल मिल जाएगा, फिर इसको हम करते हुए आगे चलेंगे। यही चीज कर रहा है। अथवा भवन में जल बाधा डालने लगती है, तब सीवरेज को पंपन करके पुनः भूमि तल तक देखिए पुनः उठा दिया ना, उठा लिया जाता है और सीवरेज लाइन पुनः अपनी सामान्य ढाल पर आगे बढ़ने लगती है। चीजें समझ आ गई ना? ठीक है भाई, चलिए आगे क्या है भाई, सीवेज को नगर से बाहर लाकर इसके उपचार तथा निपटान की व्यवस्था की जाती है। फिर वही हम ऐसा सारी चीजें बता चुके हैं, कई बार बता चुके हैं कि सीवेज को डायरेक्ट ले जा करके नहर या नदी में निपटान नहीं करना है, इसका सबसे पहले ट्रीटमेंट करना है ना, जहरीली मटेरियल को या तत्व को बाहर निकालना है। तो क्या करेंगे, निपटान की व्यवस्था की जाती है। जहां पर यह संपन्न होता है उसे सीवेज उपचार प्लांट कहते हैं। नहीं क्या लिखा, उसे सीवेज उपचार प्लांट। क्या कहते हैं मेरे लाल, उसे सीवेज उपचार प्लांट है। उसे क्या कहते हैं भाई, सीवेज उपचार प्लांट कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रायः साधनों से के अनुसार ही सीवेज का उपचार किया जाता है ना। तो प्लांट में जो साधन रहेगा प्राप्त रहेगा उसी के अनुसार उसका उपचार किया जाता है। उपचार करने से सीवेज की दूषणता कम हो जाती है ना। और यह वातावरण को दूषित नहीं करता। वातावरण मतलब कि ऐसा नहीं कि जमीन के ऊपर, वातावरण मतलब कोई भी वातावरण, ठीक है। जमीन के नीचे को, जमीन को नहीं दूषित करेगा, पानी में डालना है तो पानी को नहीं दूषित करेगा, ओपन खोल रहे हैं तो भाई वायुमंडल मतलब कि जो ऊपर वाला सरफेस है उसको नहीं दूषित करेगा। ठीक है, सीवेज समापन की दो विधियां। अब सीवेज जो फेंक रहे हैं, तो सीवेज जहाँ फेंक रहे हैं इसके कितने मेथड हैं भाई, इसके दो मेथड हैं। तो सीवेज को फेंकने की कितनी मेथड, दो मेथड। पहला है नेचुरल क्लोजिंग मेथड यानी प्राकृतिक समापन विधि, दूसरा है कृत्रिम समापन अथवा उपचार मेथड। ठीक है, अब प्राकृतिक समापन क्या है भाई, प्राकृतिक समापन में सीवेज को नगर के समीप बहते किसी नदी नाले में डाल दिया था। अरे नदी और नाला आप बनाए हैं नहीं, जो प्राकृतिक है ना, जो नदी नाला ऐसे ही बन गया है, पहले से ही बना है, उसमें लिया क्या करते हैं, डाल देते हैं, तो नेचुरल समापन हो गया। परंतु इसके लिए नदी में हर ऋतु में पर्याप्त मात्रा में पानी मतलब पानी उपलब्ध होनी चाहिए। लेकिन हम ऐसे ही नदी में सीवेज को फेंकेंगे जो हमेशा पानी आता हो, यानी वो नदियां वो पहाड़ी नदी हो, यानी हिमालयी नदी हो, वो पहाड़ों से निकल के आती हो, जिसमें 24 महीने नहीं 12 महीने होता है, 12 महीने पानी होना चाहिए। ठीक है, एक होता है बरसाती नदी नाला जो सिर्फ बरसात के मौसम पानी रहता है, ताकि सीवेज का तनुकरण संतोषजनक ढंग से हो सके। सीवेज का तनुकरण मतलब क्या हुआ कि सीवेज को जब बहाया जाता है घरों से बाहर तो बहुत गाढ़ा होता है। क्या होता है भाई, बहुत गाढ़ा होता है, तो उसमें एक्स्ट्रा पानी मिलाते हैं तो उसका तनुकरण कहते हैं। वो थोड़ा क्या करते हैं, गाढ़े को, गाढ़ापन को उसके कम करते हैं। जैसे कि हम कहेंगे ज्यादा तनु डीजल में और सरसों के तेल में ज्यादा तनु कौन है, कहेंगे अब तनु मतलब पतला, कहेंगे डीजल है ना। तो सरसों के तेल में पानी मिलाने के तब होगा। कुछ दूर बहने पर नदी का जल स्वशोधित क्रिया से पुनः स्वच्छ हो जाता है। तो जो होती नदी जो होती है, नदी में एक प्रोसेस होता है सेल्फ प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। सेल्फ प्यूरिफिकेशन प्रोसेस क्या होता है कि मान लीजिए नदी है, सेल्फ प्यूरिफिकेशन प्रोसेस क्या होता है, मान लेते हैं नदी है, नदी में क्या किया है, नदी में यहाँ क्या किया, नदी में यहाँ सीवेज डाले, क्या डाले भाई, सीवेज डाले। अब नदी क्या होगा भाई, नदी में नदी बहता रहेगा तो नदी बहते बहते जाएगा, सेल्फ प्यूरिफिकेशन सिस्टम से यहाँ क्या हो जाएगा, नदी एकदम साफ हो जाएगा, एकदम क्या हो जाएगा भाई, साफ हो जाएगा, सेल्फ प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। फिर आगे कहीं सीवेज डालेगा, फिर आगे जा कहीं नदी क्या हो जाएगा, एकदम से साफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एकदम साफ हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। ठीक है,
साफ दो तरह से होता है, एक तो पूरा साफ हो जाए, ठीक है, आप लोगों को क्लियर दो तरह से होता है ना, जैसे क्लियर है, क्लियर मतलब पूरा क्लियर है, पूरा मिट रहा है, क्लियर मतलब सब समझ आ रहा है। चलिए, तो एक जे में क्वेश्चन आता है कि जो नदी होती है किस प्रोसेस द्वारा अपने आप को साफ करती रहती है, उसे कहते हैं सेल्फ प्यूरिफिकेशन मेथड, यानी क्या कहते हैं भाई, उसे कहते हैं हाँ स्वशोषी क्रिया। अच्छा यहीं तक पढ़े। यदि नगर के बाहर उपजाऊ भूमि उपलब्ध है तब सीवेज जल खेती बाड़ी के लिए प्रयोग किया जा सकता है। ये आर्टिफिशियल है, ये क्या है भाई, आर्टिफिशियल ले जाकर यूज करेंगे, क्योंकि सीवेज में खाद के गुण विद्यमान होते हैं। इस प्रकार सीवेज के प्रयोग को सीवेज फार्मिंग कहते हैं। यदि सीवेज को ले जाकर के खाद के रूप में यूज कर रहे हैं तो इसे हम कहते हैं सीवेज फार्मिंग। क्या कहते हैं मेरे लाल, इसे हम कहते हैं सीवेज फार्मिंग, ठीक है, क्या कहता हूँ, सीवेज फार्मिंग प्रकार, क्या कहते हैं प्रकार, सीवेज क्या कहते हैं, फार्मिंग कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ो। कह रहा है जब नगर पालिका के पास उचित साधन तथा तकनीकी व्यवस्था उपलब्ध हो तो सीवेज का पूर्ण उपचार करना चाहिए। नहीं भी साधन और व्यवस्था हो तो कोशिश करना चाहिए उपचार करें ही करें, पूर्ण नहीं तो कम से कम आंशिक तो उपचार करें ही करें। इससे जहां सीवेज की प्रदूषणता कम हो जाती है और वातावरण स्वच्छ रहता है वहां उपचार से सीवेज से प्राप्त उत्पादन जैसे सीवेज पानी, सीवेज खाद, सीवेज गैसें आदि से नगर पालिका को आय का अतिरिक्त स्रोत मिल जाता है, ठीक है। अब देखिए जब ट्रीटमेंट करेंगे, ये लॉ है, ठीक है, जब ट्रीटमेंट करेंगे तो उससे दो फायदा होगा, एक तो जो निकलेगा वेस्ट वो निकलेगा, एक जो वेस्ट निकलेगा उससे खाद बना लेंगे, जो जल निकलेगा उससे सिंचाई कर सकते हैं, जो वेस्ट जल निकलेगा उससे हम सिंचाई कर सकते हैं, है ना। और जो गैसें निकलेगी गैस का भी हम यूज कर सकते हैं भाई, है ना, गैस का भी यूज कर सकते हैं, बायोगैस वगैरह में मिल जाता है। हाँ, जैसे सीवरेज प्रणाली पर किए गए व्यय का कुछ भाग इस प्रकार पुनः प्राप्त हो जाता है ना, छोटा ही भाग प्राप्त होगा लेकिन प्राप्त होगा। चलिए आगे देखते हैं। करा कि सीवेज का पूर्ण उपचार 3 चरणों में किया जाता है। जो सीवेज है उसका उपचार कितने चरणों में करेंगे, कितने स्टेप में करेंगे, 3 स्टेप में करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या है भाई, फिजिकल ट्रीटमेंट, पहला स्टेप क्या है, फिजिकल ट्रीटमेंट। दूसरा स्टेप क्या है, बैक्टीरियोलॉजिकल ट्रीटमेंट, क्या करेंगे, कहेंगे बैक्टीरियोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तीसरा क्या होता है आपका, स्लज ट्रीटमेंट, कितना, तीसरा क्या होता है आपका, स्लज ट्रीटमेंट। देखिए नाम से ही लग रहा है। सबसे पहले भौतिक उपचार करेंगे। भौतिक उपचार मतलब क्या होगा, देखिए जो उसमें मोटे मोटे कण वगैरह रहेंगे उसको निकालेंगे। दूसरा है बैक्टीरियोलॉजिकल, उसमें से हानिकारक जीव जंतुओं को मारेंगे। और तीसरा था स्लज उपचार, ठीक है। देखते हैं भौतिक उपचार में सीवेज में विद्यमान घुलित और निलंबित अशुद्धियां जैसे घास फूस, पत्ते, सब्जियां, फलों के छिलके, कागज, चिथड़े, प्लास्टिक की पन्नी, रेत, मृदा के कण, सिल्ट, राखी, कंकड़, ग्रेवल इत्यादि को सीवेज से अलग किया जाता है, क्योंकि ये अशुद्धियां बहती हुई आगे जाकर सीवेज उपचार संयंत्रों में अटक जाती हैं। निलंबित अशुद्धियों को अलग करने के लिए सीवेज को रैकर एंड स्क्रीनर, रैकर मतलब स्क्रीनर क्या होता है भाई, मान लेते हैं नदी है, बह रहा था, नदी का एल सेक्शन बना रहे हैं, इसमें एक जाली लगा देते हैं। देखिए एक क्या हो गया, जाली, एक जाल बना देते हैं। क्या लगा देते हैं, इसमें हम जाल लगाते हैं। अब जाल लगा देंगे तो बताइए क्या, जो इस जाल से मोटे कण रहेंगे क्रॉस करेंगे नहीं, पानी आएगा और यहीं रुक जाएंगे, यहीं क्या हो जाएगा, वो रुक जाएंगे, यहीं रुक जाएंगे। और एक हम लेके आते हैं ऐसा लकड़ी जिसमें ऐसा बना रहता है, ठीक है, और इसे क्या करते हैं, इसको खींच लेते हैं, इसे कहते हैं रैक्स एंड स्क्रीज, इन दोनों सिस्टम को, ठीक है, उसको लगाते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं भाई, और क्या करते हैं, या ग्रीट चेंबर मतलब क्या होता है कि पानी को कुछ देर के लिए इकट्ठा कर दिया तो जो मोटे कण होते हैं वो नीचे जाकर के बैठ जाता है, उसे कहते हैं हम लोग ग्रीट चेंबर। या ग्रीस वो ट्रैप का छाने, नहीं ग्रीस कुछ देर इकट्ठा करेंगे तो ग्रीस वगैरह क्या हो जाएगा, ऊपर उठ जाएगा। कुछ केमिकल मिलाते हैं तो ग्रीस वगैरह क्या होता है, ऊपर उठ जाता है। तथा अवसादन टैंक से पारित किया जाता है। अवसादन टैंक तो हम पिछले टॉपिक में पढ़े ही हैं।
चलिए आगे देखते हैं, है ना। सेडिमेंटेशन टैंक आपको समझ आएगा। फिर कह रहा है जैविक उपचार, यानी बायोलॉजिकल की बात करा। जैविक मतलब क्या भाई, हिंदी देख लें, इंग्लिश। जैविक मतलब बैक्टीरियोलॉजिकल, ठीक है, जैविक मतलब बैक्टीरियोलॉजिकल। ये जो क्या था, ये सिर्फ मतलब मोटे कणों पदार्थों, घास फूस पत्ते को अलग करना था। अब जिस मेथड से करिए, जैसे कि ग्रीस वगैरह का भी अलग करना इसी में था। अब बैक्टीरियोलॉजिकल प्रोसेस क्या है, जैविक उपचार में सीवेज में उपस्थित महीन कोलाइडिक कणों तथा घुलित कार्बनिक पदार्थों को जैविक क्रिया द्वारा समाप्त किया जाता है, ठीक है ना। अब जो एकदम महीन है, कोलाइड है, कोलाइड मतलब एकदम महीन, ठीक है, या फिर कार्बनिक, घुलित कार्बनिक पदार्थों को जैविक क्रिया द्वारा समाप्त किया जाता है। सीवेज अपघटन, अपघटन मतलब जो सड़ता है ना, उसे क्या कहते हैं भाई, अपघटन। सीवेज अपघटन तथा शोधन वायुजीवी अथवा अवायुजीवी जीवाणुओं द्वारा संपन्न होता है। उचित वातावरण पाकर सक्रिय हो जाते हैं, ठीक है। इसको इस लाइन की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्या होता है भाई, हाँ देखिए क्या कह रहा है यहाँ, देखिए क्या कह रहा है कि आप पढ़े होंगे, चलिए पढ़े ना पढ़े हम बता रहे हैं, ठीक है। करे कि जो सीवेज का अपघटन होता है, अपघटन मतलब भाई जो उसका सड़ता है, सड़ता मतलब अपघटन। सीवेज का जो अपघटन होता है, ठीक है, वो क्या होगा भाई, वो तथा शोधन वायुजीवी अथवा अवायुजीवी जीवाणुओं द्वारा होता है। तो उसको क्या करते हैं, बैक्टीरिया खा करके और गैसें छोड़ती हैं, तो बहुत ज्यादा मात्रा को कम मात्रा में कर देती है। अवायुजीवी क्या होता है, जब जब बैक्टीरिया सीवेज का अपघटन करता है ना, बैक्टीरिया सीवेज को खाता है, तो क्या होता है कि जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसको खाता है, तो उसे कहते हैं वायुजीवी, उसे क्या कहते हैं, वायुजीवी। और जब ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में वो अपघटन करता है सीवेज का, उसे कहते हैं अवायुजीवी। क्या कहते हैं भाई, अवायुजीवी कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं आपका, एरियोबिक सब्जी बन रहा है ना, क्या कहते हैं, एरियोबिक, एक होता है एनएरियोबिक, ठीक है, एक होता है एरियोबिक बैक्टीरिया, दूसरा होता है एनएरियोबिक बैक्टीरिया, ठीक है। तो यहाँ खत्म होता है। अब हम पढ़ेंगे क्या, अब हम पढ़ेंगे सीवर सेक्शन के बारे में। अब किसके बारे में पढ़ेंगे, सीवर खंड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है भाई। यहाँ आपका सीवरेज सिस्टम खत्म होता है। अब हम क्या पढ़ेंगे, सीवर खंड। सीवर खंड क्या होता है, कितने तरह का होता है, समझिएगा। जो सीवेज होता है, सीवेज को नगर से बाहर ले जाने के लिए ऊपर से बंद नलिका यानी सीवर डाली जाती है, हमेशा बंद नलिका, क्योंकि सीवेज है, क्योंकि क्या है भाई, सीवेज है। यह नालियां भूमिगत होती है और इनका परिच्छेद सीवेज की मात्रा के आधार पर रखा जाता है। इनका जो क्रॉस सेक्शन है वो हम देखते हैं सीवेज का क्वांटिटी कितना है, उसके आधार पर इसका हम क्रॉस सेक्शन डिसाइड करते हैं, ठीक है, कि मात्रा के आधार पर रखा जाता है। आगे बढ़ते बढ़ते सीवर का खंड भी बड़ा हो जाता है भाई। इधर 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 देखिए, इधर क्या रहेगा, छोटा सीवर, लेकिन जैसे हम ढाल को बढ़ाएंगे, जैसे आगे जाएंगे, सीवर का खंड बड़ा होता जाएगा। क्यों बड़ा होता जाएगा, क्योंकि जितना आगे जाएंगे उतना ही इसमें क्या होता जाएगा, घरों से आकर के सीवेज जुड़ता जाएगा। तो आगे होते होते सीवर खंड कैसा होता जाता है, बड़ा होता जाता है, बड़ा होता था, क्योंकि इनमें पड़ने वाला जो डिस्चार्ज है, डिस्चार्ज भी है ना। अब डिस्चार्ज कहाँ से आएगा, उप सीवरों के मिलने के कारण बढ़ता जाता है। सीवर में प्रवाह वायुमंडलीय दाब के कारण होता है। सीवर सामान्यतः 2/3 भरी रहती है और इसके ऊपरी 1/3 भाग में वायु और गैसें रहती हैं। सीवर के चोक हो जाने पर सीवेज, है ना, सीवेज, अब सीवर को चोक हो जाने पर, चोक मतलब था अवरुद्ध हो जाने पर, सीवेज भाई इधर से इधर बह रहा था, अब बीच में क्या हो गया, अवरुद्ध हो गया। तो अवरुद्ध हो जाने पर जो सीवेज होता है मैनहोल में भरने लगता है, क्योंकि इसी के बीच में मैनहोल होता है घुसने वाला। तो अब इधर अवरुद्ध हो गया तो मैनहोल में क्या होता है, भरने लगता है। और ढक्कन को ढीला होने पर, अगर ढक्कन ढीला है तो यह सड़क पर आकर बहने लगता है। अब ढक्कन के रास्ते पूरे सड़क पे आ जाएगा। अथवा उल्टा प्रवाह के कारण घरों की भू शौचागार सीट में, है ना, अब उल्टा प्रवाह होने लगेगा। अब ढक्कन भैया मान लीजिए टाइट है, ढक्कन टाइट है, ढक्कन को से पानी निकल नहीं पा रहा, तो धीरे धीरे आपके घरों में आने लगेगा, भरने लगता है। यह स्थिति गंभीर होती है, बदबू करने लगता है सारा आपका घर। अब सीवरों के लिए निम्नलिखित मटेरियल के खंड अपनाए जाते हैं भाई।
अब सीवर के लिए अभी क्रॉस सेक्शन देखेंगे कौन कौन से क्रॉस सेक्शन होते हैं, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि सीवर किस किस मटेरियल के बनते हैं। तो पहला बनता है ग्लेज्ड स्टोन वेयर पाइप। किसका बनता है भाई? ग्लेज्ड स्टोन वेयर पाइप, यानी कांचित शैलभांड। अरे चीनी मिट्टी सुने होंगे, वही है, ठीक है, देखिए दिख रहा है। इस पाइप का एक सिरा स्पाइगोट प्रकार का और दूसरा सॉकेट प्रकार का होता है, जिसे स्पाइगोट सिरे में ठूंसकर यह पाइप लंबाई की दिशा में बिछाया जाता है ना। स्पाइगोट, सॉकेट, स्पाइगोट आपको पता है, हम पीछे पाइप एंड पाइप फिटिंग में पढ़ाए हुए हैं, ठीक है, इसमें समझाना नहीं है। कांचित शैलभांड पाइप 60 से 75 सेंटीमीटर की लंबाई में और 10 से 90 सेंटीमीटर अधिकतम के व्यास में डाले जाते हैं, ठीक है। दूसरा होता है सीमेंट कंक्रीट के पाइप। सीमेंट कंक्रीट के पाइप हो सकता है, रिइंफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट का पाइप भी हो सकता है। ये पाइप जलरोधी, सामर्थ्यवान, टिकाऊ और सस्ते होते हैं। यातायात के भार से क्षतिग्रस्त को बनाते हुए क्षतिग्रस्त क्षतिग्रस्त, ठीक है। क्या लिख रहा है? यातायात के भार से क्षतिग्रस्त होने से रोकने के लिए इनके ऊपर ईंट चिनाई की डॉट लगाई जाती है ना। इसके ऊपर क्या लगाते हैं भाई? ईंट चिनाई करते हैं, एक आर्च बनाते हैं, इसके ऊपर क्या बनाते हैं? एक आर्च बनाते हैं, हम देख चुके हैं इसको। 60 सेंटीमीटर व्यास तक साधारण सीमेंट कंक्रीट के पाइप प्रयोग किए जाते हैं। इससे बड़े व्यास के लिए रिइंफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट के पाइप प्रयोग करते हैं। तो 60 सेंटीमीटर तो हम सीमेंट कंक्रीट कर देते हैं, 60 से अधिक के लिए आरसीसी पाइप हम यूज करते हैं। अगला है आपका पॉलीथीन प्लास्टिक पाइप, यानी HDPE, हाई डेंसिटी पॉलीथीन पाइप। ये पाइप 63 से 100 mm व्यास और 5 मीटर से 20 मीटर की लंबाई में, देखे ना, अधिक लंबा दिख रहा है ना, लंबाई में बनाए जाते हैं। इन पाइपों पर अम्लों, क्षारों, कीटों, रासायनिक तत्वों का प्रभाव नहीं होता है। ये पाइप लौह कंक्रीट पाइपों से हल्के होते हैं। इनका वहन, हस्तन, जोड़ लगाना, बिछाना सरल पड़ता है, ठीक है ना। क्या पड़ता है मेरे लाल? सरल पड़ता है, ठीक है। आगे क्या पढ़ेंगे? अब पढ़ेंगे सीवरों के लिए निम्न स्थल निर्मित खंड अपनाए जाते हैं। सिविल के लिए क्या स्थल निर्मित, यानी जहां सीवर हम बनाएंगे वहीं बनाएंगे, ठीक है। तो क्या होता है भाई? आयताकार सीवर। आयताकार सीवर आपको दिख रहा है, कंक्रीट का है, एक चिनाई का भी हो सकता है। गोलाकार सीवर, ये देखिए चिनाई का है, एक कंक्रीट का भी हो सकता है। कंक्रीट का गोलाकार सीवर कहाँ है? अरे गोलाकार ही तो है कि नहीं? ठीक है ना। ये अर्ध गोलाकार सीवर, फिर क्या मिल जाएगा आपका? अंडाकार सीवर, फिर हो जाएगा उल्टा इन्वर्टेड एक शेप सीवर, फिर हॉर्स शू टाइप सीवर। सारा फिगर है, देखिए रेक्टेंगुलर हो गया, सर्कुलर हो गया। क्या हो गया है? रेक्टेंगल हो गया और सर्कुलर हो गया। यहाँ देखिए ए सेमी सर्कल हो गया, देखिए इतना सर्कल है, क्या हो गया है? सेमी सर्कल। ये एग शेप हो गया, ये क्या हो गया आपका? एग शेप हो गया। और ये यहाँ ये भी क्या है भाई? एग शेप है, दो एग शेप दो आपको है, ठीक है ना। फिर एक हॉर्स शू मिलता है भाई। हॉर्स शू ना थोड़ा ऐसा रहता है, एक हॉर्स शू मिलता है, घोड़े के नाल के आकार में रहता है, ठीक है, घोड़े के नाल के आकार, ऐसा दिख रहा है, ऐसा कहता है हॉर्स शू। हॉर्स शू सीवर क्या हो जाएगा? है हॉर्स शू, है ना, घोड़े के नाल के आकार का सीवर हो जाएगा। चलिए ठीक है। अब देखिए, अब इसके बारे में क्या पढ़ा जाए, इसके बारे में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ेंगे पाइप ज्वाइंट। अब पाइप ज्वाइंट में भी हम ज्यादा पढ़ाएंगे नहीं, कुछ कहेंगे आप क्यों नहीं पढ़ाएंगे, या पढ़ाने आए हो, तो इसलिए नहीं पढ़ाएंगे कि इसके पहले हम एक दो चैप्टर पहले हम एक आपको चैप्टर पढ़ाए थे, पाइप्स एंड पाइप फिटिंग पढ़ाए थे, पाइप्स एंड पाइप फिटिंग। तो पाइप एंड पाइप फिटिंग में छोटे छोटे एलिमेंट और फिटिंग में ही हम आपको ज्वाइंट पढ़ाए थे, याद है? सॉकेट एंड स्पाइगोट जोड़, फ्लेंज जोड़, कॉलर जोड़, फ्लश ज्वाइंट, सारा पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? पढ़ाए थे, ठीक है। उसमें से जो ज्वाइंट अभी हमको याद आ रहा है कि जो ज्वाइंट छूटा हुआ है, एक वेल्डेड ज्वाइंट था, कॉलर ज्वाइंट था। तो डोंट वरी, छूटेगा कुछ नहीं, छूटेगा कुछ नहीं। क्या होता है कि जब हम पूरा सिलेबस खत्म कर लेते हैं ना, फिर हम एक बार सरसरी निगाहों से बुक को देखते हैं कि कोई ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक तो नहीं छूट गया जो मेरे लाल के लिए इंपॉर्टेंट हो। तो फिर हम सरसरी निगाहों से बुक को देखते हैं, फिर हम दोबारा जो टॉपिक छूट जाता है उसको हम बता देते हैं, इस चैप्टर का टॉपिक छूटा है, उसमें मिसलेनियस करके हम पढ़ा देते हैं। हम प्लम्बिंग में नहीं, सारे सब्जेक्ट में ऐसा ही करते हैं।
छूटेगा कुछ नहीं, डोंट वरी। एक दो टॉपिक छूटेगा भी ना तो उसको हम पढ़ाएंगे, घबराना नहीं है। तो हाँ क्या करा है कि भाई हम जानते हैं पाइप की लंबाई फिक्स है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा का होगा, लेकिन हमको तो बहुत लंबा ले जाना पड़ता है, तो पाइपों को जोड़ा जाता है। वो जोड़ने को हम क्या कहते हैं भाई, ज्वाइंट कहते हैं। पाइप के हस्तान वहन में सरलता रहे, इन्हें छोटी छोटी लंबाइयों 2 से 6 मीटर में बनाया जाता है। पाइप लाइन की वांछित लंबाई प्राप्त करने के लिए इनके लंबाई की दिशा में रखकर इसका एक सिरा दूसरे पाइप के सिरा से जोड़ा जाता है। जल अवजल ले जाने वाले पाइपों में लगाए जाने वाले जोड़ के नाम निम्नलिखित हैं। इतना है, ठीक है, इतना है, हम पढ़े हुए हैं, डोंट वरी, अब इसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जल आपूर्ति पाइपों में कुछ अन्य जोड़ के नाम है भाई, प्रसार जोड़, इसको भी हम पढ़े, छोटा दिख रहा होगा ना, कोई बात नहीं। एक लचीला जोड़ है, फ्लेक्सिबल जोड़ देखे हुए हैं। एक कपलिंग ज्वाइंट जोड़ है, देखे हुए हैं। एक ग्रूव सॉकेट जोड़ है, देखे हुए हैं। एक वेल्डेड ज्वाइंट है, हम इसको देखेंगे, ठीक है, देखेंगे। देखिए यहाँ क्या है भाई, सॉकेट एंड स्पाइगोट जोड़। एक क्या है भाई, आपका एक फ्लेंज जोड़ है, एक कॉलर जोड़ है, ठीक है, कॉलर जोड़ भी हम देखेंगे, डोंट वरी। एक क्या है कॉलर जोड़ का मतलब इसी का दिखाया हुआ है। फ्लश डोर है, इंटरनल फ्लश डोर, एक्सटर्नल फ्लश डोर है, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब सीवर का बिछाना, कि भाई सीवर को बिछाना कैसे है, क्या पढ़ेंगे हम कि सीवर को बिछाना कैसे है, ठीक है। तो सीवर को बिछाने वाला टॉपिक पढ़ते हैं हम कल, कहाँ पढ़ते हैं भाई, कल पढ़ते हैं, ठीक है। या कुछ हम पढ़ देते हैं सीवर का बिछाने में, कुछ हम क्या करते हैं पढ़ देते हैं, यहाँ तक कुछ पढ़ते हैं, ठीक है। देखिएगा, सीवर को भूमि के नीचे बिछाने से पहले क्षेत्र के सर्वे के आधार पर योजना है, देखिए योजना तथा ड्राइंग तैयार कर ली जाती है। ड्राइंग पर अब क्या क्या दर्शाते हैं, ड्राइंग पर सीवर पाइपों का व्यास, सीवर लाइन की अनुदैर्ध्य ढाल, सीवर की लंबाई, सीवर की भूमि तल या सड़क तल से गहराई, तल से गहराई, उपशिवरों की स्थिति, उपशिवरों की स्थिति व संगम तथा प्रवेश छिद्रों की आपसी दूरी अंकित रहती है। समझिएगा, समझिए हम क्या कर रहे हैं कि सीवर बिछाने से पहले क्या करते हैं, सीवरों को भूमि के नीचे बिछाने से पहले, सीवर बिछाने से पहले का काम है क्षेत्र के सर्वेक्षण के आधार पर योजना तथा ड्राइंग तैयार की जाती है। पहले क्षेत्र का हम मैप लेंगे और योजना बनाएंगे, ड्राइंग तैयार करेंगे, ठीक है। अब ड्राइंग पे क्या क्या दर्शाएंगे भाई, सीवर पाइप का व्यास, कितना डाया का व्यास है, सीवर लाइन के अनुदैर्ध्य ढाल, कहाँ ढाल जा रहा है तो उसके अनुसार हम पंपिंग का भी व्यवस्था कहाँ करने वाले हैं बताएंगे। सीवर की लंबाई, भाई कितना लंबा टोटल सीवर हो रहा है उसके आधार पे तो हम इतना सीवर मंगाएंगे। सीवर की भूमि तल या सड़क तल से गहराई, कितना कहाँ गहराई जा रहा है, ठीक है। उप सीवरों की स्थिति व संगम, भाई उसमें दूसरे सीवर आकर के कहाँ मिल रहे हैं। प्रवेश छिद्रों की आपसी दूरी, जो मैन होल है वो कहाँ कहाँ कितने कितने दूरी पर बनाएंगे, दूरी। सीवर का अनुदैर्ध्य, जिसका सीवर का है, सीवर का एल सेक्शन भी तैयार कर लिया जाता है। सीवर संरेखण पर जांच गड्ढे यानी ट्रायल खोद कर अवभूमि के प्रकार ज्ञात की जाती है। इतना तो नक्शे बनाते हैं, फिर हम जाते हैं जहाँ सीवर बिछाना है उस पर हम खोदते हैं कि भाई वहाँ की मिट्टी कैसी है। ऐसा ना हो कि मिट्टी के नीचे पानी पानी हो तो फिर वहाँ काम कैसे हो पाएगा, सिर्फ पानी पानी रहेगा, ठीक है। तो वहाँ का स्थिति जानने के लिए हम जाते हैं और कुछ खुदाई भी करके देखते हैं, ठीक है। अब सीवर लाइन डालते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें। भाई सीवर लाइन बिछा रहे तो निम्नलिखित बात को ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, यदि सड़क के दोनों तरफ भवन स्थित है तो सीवर लाइन सड़क के मध्य में डालनी चाहिए। यदि क्या है भाई, यदि रोड है, रोड के दोनों तरफ बिल्डिंग है तो सीवर एकदम बीच में ले जाएंगे रोड के, यह उत्तम रहता है। यदि सड़क के एक किनारे है ना, बीच में ले जाइए, ठीक है। कह रहा है कि यह उत्तम रहता है यदि इससे भी अच्छा है यदि आप क्या करते हैं, सड़क के एक किनारे जल पाइप पीने वाला और दूसरे किनारे पर सीवर पाइप डाला जाए, ये अच्छा है। लेकिन कंडीशन नहीं ऐसा है तो बीच में डाल दीजिए सीवर को। दूसरा है कि सीवर लाइन पेयजल सप्लाई लाइन से काफी नीचे डालनी चाहिए। ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं भाई, सीवर लाइन और पीने वाले पानी के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस चाहिए। पेयजल को दूषित होने की संभावना न रहे। यदि दोनों लाइन एक ही तल पर है तो इनमें 3 मीटर का क्षैतिज दूरी होना चाहिए। यदि वर्टिकली एक ही दूरी पे है तो 3 मीटर का इसमें क्या रखिए, क्षैतिज दूरी रखिए।
तीसरा क्या है कि सड़क के नीचे डाली गई सीवर पर न्यूनतम 1.2 मीटर का मृदा भराव और अन्य जगहों पर 0.9 मीटर का मृदा भराव होना चाहिए। अब सीवर तो जमीन के नीचे ही रहेगा, तो जहां रोड है ना, जहां रोड है वहां कितना भरेंगे, उसके ऊपर कम से कम 1.2 मीटर मृदा भरेंगे। क्यों? क्योंकि रोड पे भारी भारी गाड़ियां चलेगी तो रोड सीवर के ऊपर कम से कम 1.2 मीटर मृदा भरेंगे। और नॉर्मल जगह जहाँ गाड़ियां नहीं चलती है वहां हमें, जैसे कि छोटी छोटी गलियां हो गई, वहां 0.9 मीटर का मृदा भराव आप करेंगे ही करेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। सीवर डालने का कार्य अंतिम छोर से प्रारंभ करके ऊपर की ओर ले जाया जाता है। सामान्यतः एक चरण में प्रवेश छिद्र की लंबाई में सीवर बिछाने का कार्य किया था। अब देखिएगा सीवर कैसे बिछाते हैं भाई। देखिए एक सीवर है जो मतलब ऐसा ढाल है जो हम नक्शे में बनाए हैं। अब हम सीवर बिछाने का कार्य कहाँ से शुरू करेंगे भाई? सीवर बिछाने का कार्य यहाँ से शुरू करेंगे, नीचे से, नीचे शुरू करेंगे। लेकिन कहाँ से कहाँ तक ले जाएंगे? देखिए ये मैन होल बना रहे, 1 मैन होल, 2 मैन होल, 3 मैन होल, एक क्या जाएगा आपका 4 मैन होल। तो सीवर बिछाने का कार्य कहाँ शुरू करेंगे भाई? नीचे से ऊपर। देखिए कहाँ से शुरू करेंगे हम? नीचे से ऊपर। सीवर बिछाने का कार्य कहाँ शुरू करेंगे हम? नीचे से शुरू करेंगे ऊपर तक। और एक बार में एक मैन होल से दूसरे मैन होल तक के सीवर को बिछाएंगे। ठीक है, एक बार में एक मैन होल से दूसरे मैन होल के सीवर को बिछाएंगे। ठीक है, लिखा है ना। एक चरण में एक प्रवेश छिद्र से दूसरे प्रवेश छिद्र, है ना, मैन होल टू मैन होल की लंबाई में सीवर बिछाने का कार्य किया जाता है। आगे देखते हैं। आगे क्या कर रहा है कि सीवर लाइन डालते समय 3 क्रियाएं साथ साथ चलती है। अब सीवर को बिछा रहे हैं तो सीवर को सिर्फ नहीं बिछाएंगे, 3 क्रिया साथ साथ चलती है। कौन कौन सी क्रिया साथ चलती है भाई? सबसे आगे खाई की खुदाई होती रहती है भाई, गड्ढा खोदते रहिए। अब ऐसा नहीं है कि सीवर बिछाना है और गड्ढा खोद के बहुत दिन तक छोड़ दीजिए, नहीं, उसमें कोई बच्चा भी गिर सकता है, कोई रात को पैग लगाने के बाद चलेगा उसी में गिर जाएगा। ठीक है, जीव मतलब कि गाय भैंस है, बैल भी उसमें गिर जाएंगे, गधे भी गिर सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा भाई? खाई सबसे आगे खाई खुदाई करते हुए जाएंगे, खाई खुदाई होती रहती है। और खाई खुदाई, उसके बाद खुदाई से थोड़ा पीछे खाई में सीवर पाइप डाले जाते हैं, तुरंत सीवर पाइप गिराते रहिए और पाइप जोड़ लगाते जाते हैं तथा इससे कुछ थोड़ा पीछे मिट्टी डालकर भरते जाते हैं। यानी सबसे पहले गड्ढा खोदिए, फिर चुल्लू भर पानी में डूब मरिए, नहीं, सबसे पहले गड्ढा खोदिए, फिर गड्ढा खोदते हुए आगे जाइए, फिर पाइप गिराते हुए जाइए, फिर जोड़ लगाते हुए जाइए, फिर पीछे से मिट्टी भरते हुए जाइए। तीनों क्रियाएं साथ साथ की जाती हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि सीवर लाइन बिछाने के लिए निम्नलिखित चरण है। अब सीवर लाइन बिछाने के लिए किस किस स्टेप से होकर गुजरा जाता है? तो सबसे पहले सेटिंग आउट ऑफ सेंटर लाइन, केंद्र रेखा की स्थापना करना है। सबसे पहले क्या करेंगे भाई? नक्शा लेंगे और सेंटर लाइन मार्क करेंगे कि हाँ भाई इसी सेंटर लाइन पे हम नक्शे पर लेके जाएंगे। नक्शे पर उसके बाद साइट पे जाएंगे, नक्शा पर तो मार्क करने के बाद साइट पर भी जाएंगे और केंद्र रेखा के क्या करेंगे? खूंटी गाड़ देंगे, केंद्र रेखा पर खूंटी धसा देंगे। उसके बाद ग्रेडियंट लगाएंगे, उसके बाद क्या लगाएंगे? ग्रेडियंट लगाएंगे। सीवर के लिए फिर खाई खोदेंगे। क्या करेंगे भाई? ग्रेडियंट लगाने के बाद ही खुदाई होगा ना, हाँ यहाँ इतना गहरा खोदना है, यहाँ इतना ऊंचा खोदना है। फिर क्या करेंगे भाई? यदि मिट्टी गिरने वाला होगा तो तख्ताबंदी करेंगे, किनारे किनारे लगाएंगे, मतलब लकड़ी लगाएंगे गिरना। इसे हम कहते हैं क्या कहते हैं भाई? ट्रिम्बरिंग करना, तख्ताबंदी करना। अब तख्ताबंदी ऐसा नहीं है कि जहां आप गड्ढा खोद रहे हैं वहां जरूरी है कि आप तख्ताबंदी करेंगे ही करेंगे। अरे थोड़ा ऊपर सीवर है, मिट्टी या वहां की कठोर मिट्टी है जो गिरने वाली नहीं है, तो वहां तख्ताबंदी नहीं करना है। फिर जलग्रस्त खाइयों से पानी निकालना, डी वाटरिंग। अब यदि आप खुदाई कर रहे हैं, मतलब हो सकता है कि बारिश के मौसम के बाद खुदाई कर रहे हैं तो ऊपर जलस्तर बहुत ऊपर है, तुरंत पानी आ गया है, तुरंत पानी आ गया तो क्या करेंगे भाई? तुरंत पानी आ गया तो उसको निकालना पड़ेगा। हम क्या जान छोटे छोटे थे तो जाते थे खेतों में तो हाथ से खोद करके पानी निकाल लेते थे। ठीक है ना, मतलब थोड़ा सा बारिश के मौसम की बात हो रही है, थोड़ा बहुत खोदते थे पानी आता था। तो क्या कर रहे थे हम? अरे अब हाथ से नहीं, एकदम कुछ इंस्ट्रूमेंट लेकर के, ठीक है, हाँ, क्या कहते हैं वही पानी निकालना। या फिर थोड़ा खुदाई किए तो तक बारिश आ गया, खुदाई किए तो तक बारिश आ गया तो उस पानी को भी निकालेंगे, उसे कहते हैं डिवाटरिंग। अब ऐसा नहीं है कि सभी जगह पानी निकालना ही पड़ेगा, है ना, जहाँ पानी आएगा वहीं पानी निकालेंगे। तो ये दोनों तो मतलब कि
इन केस, ठीक है, कंडीशन के हिसाब से काम करना है। फिर खाइयों में सीवर पाइप डालना, खाई में सीवर पाइप गिराते रहेंगे। फिर सीवर पाइपों को जोड़ लगाना। अब क्या करेंगे, जोड़ लगाएंगे। अब जोड़ हम पढ़े हुए हैं, इतने तरह का जोड़ है ना, इतने तरह का आपका जोड़ है, पर जो जोड़ की जरूरत है उस जोड़ को क्या करेंगे, हम लगाएंगे। फिर उप सीवरों के संगम बनाना। अब जो मेन सीवर में अलग अलग जगह से सीवर आ रहे हैं, उसको क्या करेंगे भाई, उसके जंक्शन बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक सीवर जा रहा है उसमें लाके घुसा दो, नहीं, उसके लिए एक जंक्शन बनाएंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, सीवर लाइन का परीक्षण करना। अब जंक्शन बना दिए, फिर सीवर लाइन चेक करेंगे कहीं लीक तो नहीं कर रहा है। सीवर लाइन क्या करेंगे भाई, चेक करेंगे कहीं लीक तो नहीं कर रहा है। यदि लीक कर रहा है तो फिर उसको ठीक करेंगे, और यदि सही होगा तो भाई उसको हम कह देंगे ठीक है। फिर बैक फिलिंग। अब भाई चेक कर चुके, अब चेक कर चुके, यदि आपका सब कुछ सही है तो क्या करेंगे, फिर उसमें हम भराव करेंगे। क्या करेंगे, हम भराव करेंगे मिट्टी का। उसके बाद क्या करेंगे, सीवरों के अनुबंध निर्माण करेंगे। जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह रहेगा, अनुबंध क्या कर देंगे, निर्माण करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका, क्या हो गया आपका कि स्टेप क्या क्या होंगे, इतने सारे। क्या कितने स्टेप हैं भाई, 11 स्टेप हैं। कितने स्टेप हैं आपके, 11 स्टेप हैं। कितने स्टेप है मेरे लाल, 11 स्टेप है, ठीक है। चलिए यहाँ तक देखते हैं। सबसे पहले हम बस अब यही 2 पेज पढ़ने वाले हैं, ठीक। सबसे पहले देखिएगा, केंद्र रेखा लगाना। सबसे पहले क्या करेंगे भाई, सेंटर लाइन की स्थापना करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, सेटिंग आउट सेंटर लाइन ऑफ सीवर। क्या करेंगे, सेटिंग आउट सेंटर लाइन ऑफ सीवर, ठीक है। तो केंद्र रेखा लगाना, कौन सी रेखा लगाएंगे हम, केंद्र रेखा लगाएंगे। सर्वप्रथम अनुदैर्ध्य परिच्छेद, क्या कहेंगे, सर्वप्रथम अनुदैर्ध्य परिच्छेद के अनुसार प्रस्तावित सीवर लाइन की केंद्र को भूमि पर चिन्हित किया जाता है। इसको दागबेल लगाना कहते हैं। इसको सेटिंग आउट ऑफ सेटिंग आउट को हम कहते हैं दागबेल लगाना। ये दाग दिए, क्या दिए, खूंटी धसा दिए, नहीं दाग दिए, दागबेल लगाना कहते हैं, दागबेल डालना कहते हैं। यह कार्य नीचे से या मतलब आउटफॉल पॉइंट से शुरू करके ऊपर की ओर ले जाया जाता है। जैसे हम सीवर को नीचे से ऊपर की तरफ बिछाते हैं, वैसे भी हम जो सेंटरिंग कर रहे हैं ना, केंद्र रेखा लगा रहे हैं, वो भी नीचे से ऊपर की तरफ लगाएंगे। सीवर की खाई की खुदाई का कार्य शुरू करने से पहले इसकी केंद्र रेखा पर सर्वप्रथम मैनहोल की स्थिति लगाई जाती है। अब केंद्र रेखा पर कहां कहां मैनहोल बनेगा उसको भी हम निशान लगा लेंगे, और इसकी आपसी दूरी की शुद्धता से जांच कर ली जाती है। सीवर खुदाई कार्य प्रवेश होल है ना, मैन होल से एक मैन होल तक किया जाता है। भाई एक बार में एक मैन होल से दूसरे मैन होल तक क्या करेंगे, खुदाई करेंगे। हम लोग पाइप भी तो ऐसे ही बिछाए थे, एक मैन होल से दूसरे मैन होल तक, ठीक है। दूसरा क्या है, कितना चौड़ा खाई खोदेंगे। खाई की चौड़ाई, खाई की चौड़ाई 1.2 मीटर गहरी खाई के लिए, अब 1.2 मीटर यदि गहरा खोदना है तो उसके लिए पाइप का बाहरी व्यास में 30 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा खुदाई करेंगे। जितना पाइप का व्यास रहेगा उससे 30 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा चौड़ाई खुदाई करेंगे, तथा इससे अधिक गहराई पर, अब 1.2 मीटर से अधिक गहराई पर जो पाइप का बाहरी व्यास रहेगा उससे 40 सेंटीमीटर अधिक चौड़ा हम खाई खुदाई करेंगे। परंतु यह चौड़ाई 75 सेंटीमीटर से कम नहीं रखी जाती है, ताकि मजदूर खाई में उतरकर कार्य कर सकें। मतलब क्या कह रहा है देखिएगा, मतलब हो सकता है आपका पाइप 30 सेंटीमीटर हो, देखिएगा, मतलब हो सकता है आपका पाइप 30 सेंटीमीटर हो, बाहर से बाहर 30 सेंटीमीटर हो, और खुदाई कितना कर रहे हैं भाई, 1.2 मतलब 1 मीटर, तो कितना जोड़ेंगे, 30 ही जोड़ेंगे ना, 1 मीटर, क्योंकि 1.2 मीटर तक, 1.2 मीटर तक तो 30 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा जोड़ना है, तो कितना आ गया, 60 सेंटीमीटर। लेकिन क्या करा कि किसी भी 60 सेंटीमीटर भले आया, लेकिन हम कम से कम 75 सेंटीमीटर खुदाई करेंगे। आप 80 कर दे रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तो 60 सेंटीमीटर नहीं करेंगे भाई, वो भले कम आ रहा है, लेकिन हम कम से कम तो 75 करेंगे, ताकि मजदूर अच्छे से उसमें उतर करके काम कर सके। क्योंकि खोदना सिर्फ थोड़ी है, खोद दिया उसमें सीवर को डाल दिया, नहीं, उसमें ज्वाइंट लगाना होता है, यदि चेक करना होता है, लीक करे तो फिर उसको रिपेयर मेंटेनेंस करना पड़ता है। तो हम 75 सेंटीमीटर से पतला नहीं खोदेंगे। करे खाई की चौड़ाई, खाई की चौड़ाई देखिए दोबारा आ गया, कोई बात नहीं, दोबारा आ गया, चलिए इसको मिटा देते हैं। समझ आ रहा है ना, आ रहा है भाई, हम पढ़ाएं और समझ ना आए ऐसा हो नहीं सकता। हम वही सब्जेक्ट पढ़ाते हैं जो बच्चों को समझ आ जाए, बाकी जो हमको नहीं आता है और जबरदस्ती हम नहीं पढ़ाते, डोंट वरी। चलिए
अगला क्या देखेंगे भाई, आगे क्या देख रहे हैं, अब क्या है, सेटिंग आउट ग्रेडियंट। देखिएगा पहला क्या था भाई, पहला सेटिंग आउट सेंटर लाइन था, उसके बाद सेटिंग आउट ग्रेडियंट, ढाल लगाना। ठीक है, अब ढाल कैसे लगाएंगे भाई, यह कार्य निम्न चरणों में पूरा किया जाता है। बेंच मार्क स्थापित करना, क्या स्थापित करते हैं, बेंच मार्क। अब बेंच मार्क क्या होता है भाई, बेंच मार्क होता है समुद्र तल कितना है, समुद्र तल कितना लेवल है ना, बेंच मार्क होता है भाई। कि हम लोग मुंबई से लेके आते हैं ना, सर में पढ़े होंगे, जैसे कि हम गोरखपुर में हैं, कहाँ है भाई, गोरखपुर में, तो गोरखपुर में हम क्या करेंगे, सबसे पहले बेंच मार्क स्थापित करेंगे। हाँ भाई, ये जो बिंदु है वो समुद्र तल से कितना है, 80 मीटर ऊंचा है, 80 सेंटीमीटर। अब बेंचमार्क के आधार पे हम लोग लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट लेंगे, अरे डंपी लेवल, थियोडोलाइट, टोटल स्टेशन जो हमारे पास अवेलेबल रहेगा लेंगे, और इसी बेंचमार्क के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, ढाल देते हुए निकल जाएंगे। तो सबसे पहला मेरा काम क्या है कि बेंचमार्क स्थापित करें, पहला काम क्या है मेरा, बेंचमार्क स्थापित करें। ठीक है, चलिए क्या करा कि सीवर लाइन की अनुलंब ढाल लगाने के लिए सीवर के संरेखण के साथ साथ 200 से 500 मीटर की दूरी पर पक्के स्थल, भवन की कुर्सी इत्यादि पर अस्थायी बेंचमार्क लेवल उपकरण की सहायता से स्थापित किया जाता है। कितने दूर भाई, 200 से 500 मीटर पर बेंचमार्क स्थापित करते जाते हैं, लिखते जाते हैं यहाँ इतना ऊंचा है, यहाँ इतना ऊंचा है, इसके आधार पर हमको इतना खुदाई करना पड़ेगा, इतना खुदाई करना पड़ेगा। इन बेंचमार्क के संदर्भ में सीवर की पैंदी यानी जो सीवर का इन्वर्ट लेवल है स्थापित किया था। इन्वर्ट लेवल मतलब क्या होता है भाई, इन्वर्ट लेवल मतलब इसे कहते हैं, देखिए इन्वर्ट लेवल जो हम बना रहे हैं यही क्या है, एकदम निचला तली, इसे क्या कहते हैं, इन्वर्ट लेवल। इसे क्या कहते हैं, एकदम निचले तली को क्या कहते हैं भाई, इसे कहते हैं इन्वर्ट लेवल, एकदम नीचे आईएल, इन्वर्ट लेवल, एकदम निचला तली पेंदी को, अंदर वाले को, इसे क्या कहते हैं, इन्वर्ट लेवल। समझ रहे हैं ना, एकदम निचला तली को क्या कहते हैं, इन्वर्ट लेवल। ठीक है, इसी के आधार पर हम क्या कहते हैं, इन्वर्ट लेवल स्थापित करते हैं भाई। ठीक है, हाँ, इन्वर्ट लेवल स्थापित किया जाता है। उसके बाद सीवर की ढाल लगाएंगे, पहले बेंचमार्क स्थापित कर लिए, अब क्या करेंगे, ढाल लगाएंगे। सीवर के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण कार्य सीवर को अभिकल्पित अनुलंब ढाल बिछाना होता है ना। अब ढाल यदि आप गलत बिछा देते हैं तो फिर आपको पूरा उखाड़ करके फिर लगाना पड़ेगा, है ना। अब फिर ढाल गलत बिछा देंगे तो उल्टा सीधा फ्लो होने लगेगा। कैसा फ्लो होने लगेगा भाई, उल्टा सीधा उसमें क्या होने लगेगा, आपका फ्लो होने लगेगा। ठीक है, चलिएगा ढाल कर रहा है कि ढाल लगाने के लिए 10 पट्टी यानी साइड रेल। अब साइड रेल क्या होता है उसको हम समझेंगे, डोंट वरी, साइड रेल को हम समझेंगे। 10 पत्ती व सीधा बोनिंग रोड। तो साइड रेल क्या होता है और बोनिंग रोड क्या होता है हम आगे समझेंगे, है ना। उसी में क्या करते हैं, स्थापित कर देते हैं, किसमें भाई, मतलब कि गड्ढा खोदते हैं। ठीक है, अभी बता रहे हैं, प्रयोग की जाती है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ आपका साइड रेल समझिएगा। यहाँ को क्या समझना है भाई, साइड रेल समझिए यहाँ पर। ठीक, अब साइड रेल समझिए। ठीक है, बहुत ज्यादा जूम हो गया, हमको थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके बाद है, इसके बाद एक खल पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ देखिए क्या कह रहा है भाई, ये देखिए, ये आपको दिख रहा है, इसे कहते हैं साइड रेल। इसे क्या कहते हैं भाई, इसे कहते हैं हम लोग साइड रेल। ये कहाँ स्थापित किया गया, ये कहाँ स्थापित किया गया, ये देखिए एक गड्ढे के क्या है, खुदाई किए हैं, इसी के बीच में क्या किया है, किया गया भाई, खुदाई किया गया, इसी के बीच में क्या किया है, खुदाई। और इसी के लेवल में जो जमीन है ना, जमीन पे इसको रख करके और साइड रेल को स्थापित कर दिया गया, जमीन पे रख करके साइड रेल को स्थापित कर दिया गया है। और इसे कहते हैं बोनिंग रोड। और साइड रेल पर एक क्या है आपका, बोनिंग रोड। तो कितना नीचे जा रहा है वो इसी पर क्या करते हैं, हम पढ़ लेते हैं, इसी पर क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। तो हम क्या वही इसमें कह रहा था, क्या कह रहा था भाई कि ढाल लगाने के लिए साइड रेल व बोनिंग रोड प्रयोग की जाती है। ठीक है, तो एक साइड रेल हो जाएगा, एक रेल हो जाएगा, साइड रेल, है ना। किनारे किनारे रख देंगे, देखिए यहाँ रख देंगे,
और ये क्या हो जाएगा आपका बोनिंग रोड, जो कितना गड्ढा है वहां तक जाएगा, और यही क्या हम पढ़ लेंगे। तो साइट रेल और बोनिंग रोड के थ्रू हम क्या करते हैं, भाई मतलब ढाल को लगाते हैं। ठीक है, और देखिएगा इसका क्या है कि इसका इंग्लिश अभी नहीं हो पाया, लेकिन इंग्लिश हम करेंगे, डोंट वरी, इंग्लिश क्या करेंगे हम इसका करेंगे। ठीक है, तो अगले, हाँ इसको नहीं, इसको, क्योंकि अभी तो हम ए पढ़ाए हैं ना, तो इसका इंग्लिश नहीं हो पाया, हम इंग्लिश करके आपको देंगे, डोंट वरी, इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करके आपको भेज देंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल इसके आगे हमको क्या पढ़ना है, इसके आगे पढ़ना है। देखिए सीवर का ढाल लगा दिए, सेटिंग आउट सेंटर लाइन कर दिए, अब क्या करेंगे, खाई खोदना है। अब खाई खोदेंगे, उसके बाद तख्ताबंदी कर देंगे, फिर पानी निकाल देंगे, फिर बिछा देंगे, जोड़ लगा देंगे, फिर संगम बना देंगे, फिर क्या करेंगे, परीक्षण कर लेंगे, उसके बाद इन दोनों कामों को कर लेंगे। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। वीडियो को हम पढ़ाने पर ज़्यादा फोकस करते हैं, बात करने पर नहीं, लेकिन हम कहना भूल जाते हैं। तो आप अपनी जिम्मेदारी को समझिए, वीडियो को लाइक करिए, एक प्यारा सा कमेंट करिए और इसको भेजिए। और चैनल पर यदि आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके जाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। गुड लक।